हाँ बच्चों, अब मेरी आवाज आ रही होगी। एक बार कंफर्म करो, बोर्ड पे लिखा हो, क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके, वेरी गुड। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। पढ़े? कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी बता दिया था, पूरा हो गया था। लास्ट तक हमने पढ़ लिया था। एक्वायर्ड फर्स्ट वाज इनेट, सेकंड वाज एक्वायर्ड, उसमें एक्टिव, पैसिव, नेचुरल आर्टिफिशियल, है ना? ठीक है। आज हमें जो पढ़ना है, इनेट इम्यूनिटी पढ़ना है। कौन सा वाला पढ़ना है? इनेट। तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एक बार, है ना? करें? बिना पढ़े रिवाइज, है ना? एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो इनेट इम्यूनिटी के लिए बैरियर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? इसको ऐसे समझो, गवर्नमेंट ने पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया 20 रुपीज पर लीटर, है ना? ठीक है। तो कुछ लोग फ्री बैठे हैं, क्या करें? तो धरना प्रदर्शन, रैली निकालते हैं, सुना है ना? अब पुलिस उनको रोकना चाहती है तो रास्ते में बैरियर लगा देती है ना। 100 लोग थे, बैरियर लगाए, उनमें से 10 लोग रुक गए, ये तो बाकी लोग तो आगे चले गए। फिर बैरियर लगाना पड़ेगा, फिर कुछ लोग रुक गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक बैरियर लगाने से सारे पैथोजन रुके जरूरी? इसीलिए जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना, वो पैथोजन के सामने बहुत सारे बैरियर्स लगाती है। एनसीईआरटी में 4 दे रखे हैं। कितने हैं? बिना देखे याद करो, बिना देखे ना। पहला, बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, उसका नाम है फिजिकल। क्या नाम है? सेकंड, बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड होता है, उसका नाम है फिजियोलॉजिकल। क्या नाम है? जो मन में आ रहा है नहीं बोलना है, सही से बोला ना। उसके बाद तीसरा वाला मेनली डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है। ये बताओ, डब्ल्यूबीसी एक सेल होता है, तो उसका नाम है सेल्यूलर। क्या नाम है? उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ऐसे सेल जो अपने टारगेट को खा लेते हैं, फेगोसाइटिक। क्या कहलाएंगे? और जो टारगेट को एंगल्फ नहीं कर सकते, दोज आर नॉन फेगोसाइटिक। तो सेल्यूलर को कितने में डिवाइड किया? फेगोसाइटिक एंड, तीन हो गए, तीन तीन, है ना? फोर्थ होता है साइटोकाइन बैरियर। वर्ड बोलो एक बार। इनमें आते हैं इंटरफेरॉन। कौन आए? पढ़ने का तरीका, पहले मैं एक समरी लिखूंगा, फिर हम इंडिविजुअली पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सबसे पहले आपको जितना एनसीईआरटी में लिखा है वो याद होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा याद होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा ना। पॉइंट ये है, एनसीईआरटी में सिर्फ फंक्शन देके छोड़ा हुआ है, समझाया हुआ नहीं है। तो समझने के लिए हमें कुछ डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी ना। जरा सुनाई दे रहा है? तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। लिखना है नहीं लिखना वो आप डिसाइड करो, क्योंकि मॉड्यूल में एज इट इज लिखा हुआ है। मैं एक समरी लिख रहा हूँ, आप चाहो तो लिखो, नहीं चाह रहे हो तो बातें नहीं करनी, पढ़ना है ना। इन्हें पीटा तुम्हें आज, ऐसे कैसे टेंशन में बैठे हो? नहीं तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन्हेट इम्यूनिटी, है ना? कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मिले तो वो जरूर ऐड कर लीजिएगा ना। एक बार मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से आपके शेड्यूल में कुछ चेंजेस देख के जाइएगा ना। और रोज देखा करो, ऐसा नहीं एक दिन फोटो खींच ली, बीच में चेंज भी हो सकता है। दिक्कत क्या आती है, हमने मंडे को फोटो खींच ली, और अगर शेड्यूल चेंज हो गया तो ट्यूसडे का। तो प्लीज रोज देखो, अनाउंसमेंट कभी कभी नहीं हो पाता है ना। तो आप बोल रहे हो तो हम करवाएंगे अब तो ना। तो इसलिए प्लीज रोज एक बार देख लिया करो ना। पढ़ना शुरू करें? ओके।
तो एक्स्ट्रा पॉइंट अब लिख लेना ना। आज सभी के पास है मॉड्यूल, वेरी गुड। नेक्स्ट वीक कुछ दिनों के लिए शायद आपकी 3 ही क्लास है ना, एक टीचर लीव पे है। नेक्स्ट वीक पे कोई टीचर लीव पे बता देंगे तो ना। इज इट डन? एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, बाकी सब तो लिखे हुए हैं। अब मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ पूरे 2 मिनट का ना, रीड करो मॉड्यूल से, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पढ़ लो सिर्फ। मैं मॉड्यूल क्लास में पढ़वाता हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं इससे, है ना। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पढ़ लो बेटा, कोई मोबाइल निकाल लेगा ऐसे बैठोगे क्लास में, कोई निकालता नहीं वैसे तो। एक बार फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पढ़ लीजिए प्लीज। डन? इतना दे ही नहीं रखा। ये पूरा ब्लू में है, मगर चेक करना है कि एनसीईआरटी में है क्या, है पूरा? नहीं, ब्लू वाला तो एनसीईआरटी है, मगर ये 2 चीजें फिजिकल फिजियोलॉजिकल में इतना दे रखा है कि एनसीईआरटी देखना है, घर जाके देखना भी नहीं ना। चलिए प्लीज सामने देखिए, इधर पढ़ना शुरू करें। अरे श्योर, आवाज से लग रहा है, देखने से नहीं लग रहा है ना, लेट लेट पढ़ रहे हो। सुनो, हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं इनेट इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, या तो पैथोजन के लिए स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक। तो जितने भी हम बैरियर पढ़ेंगे सभी का रेस्पॉन्स सभी पैथोजन के लिए सेम है ना। अब पता है डिटेल बहुत दे रखा है, मगर मेन दिक्कत पता है क्या, तुम कितने भी होशियार बच्चों एसआरजी में भी तुम फर्स्ट आते हो, डबल एसआरजी कुछ भी हो ना, मगर एंड में अगर कंटेंट बहुत ज्यादा है ना तो अपने को पूरा रटने में नहीं आता, ये सच्चाई है, और उसके चक्कर में मेन टॉपिक रह जाते हैं ना। तो पढ़ना अपने को पूरा है, मिनिमम जो आपको पढ़ना है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आपको एटलीस्ट हेडिंग याद होनी चाहिए और सब हेडिंग, तो हेडिंग तो इनेट है, सब हेडिंग में बैरियर के नाम और उसके एग्जाम्पल के नाम, ये मिनिमम है। बताओ इतना तो याद करना जरूरी है, इससे कम नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, ज्यादा पढ़ो कोई मना नहीं करेगा। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं फिजिकल। ये बताओ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है या फंक्शन? इसके लिए एनाटॉमिकल वर्ड भी यूज हुआ है। ये बताओ 2 वर्ड होते हैं, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर है तो एक्सटर्नल है तो मॉर्फोलॉजी। तो मेनली इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, एक्सटर्नल भी आएगा मगर घबराना मत है ना। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको 2 वर्ड याद रखना है, स्किन एंड म्यूकोसा। इससे ज्यादा क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं बनते हुए, मैं एक बार समझाया था, है ना। स्किन की बात करते हैं, ये तो स्किन पैथोजन की एंट्री को रोकता है, सभी को पता है ना। कैसे काम करता है? स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम, डेड सेल्स की बनी होती है। अब उसके फायदे पता है क्या, एक तो बहुत ही टफ होती है और एक डेड सेल्स है ना। टफ होने से पैथोजन उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, और डेड सेल है तो पैथोजन को खाना नहीं मिलता, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है ना, सही बात। मगर एक दिक्कत है, कितना भी स्ट्रॉन्ग कोई भी बैरियर बना लो, ऐसा कोई ना कोई पैथोजन या केमिकल जरूर आएगा जो उसको क्रॉस करेगा। सच बोल रहा हूँ, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन ब्रीथ होते हैं ना, उसको नहीं रोक पाता, तो उन सबको छोड़ो, जनरल याद रखो स्किन। एक और ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप पैथोजन को रोकना चाहते हो ना,
आप एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, यानी पीएच को 7 से कम कर दो, एसिडिक एनवायरनमेंट पैथोजन को पसंद, तो स्किन के जो सेक्रीशंस है ना, जैसे स्वेट, पसीना, सीबम, ऑयली सेक्रीशन, अरे समझते हो, वो थोड़ा थोड़ा स्किन को एसिडिक कर देते हैं, उससे ही पैथोजन की ग्रोथ रुक जाती है। तो तरीके बहुत है, हमें मतलब नहीं है, हमें वर्ड याद रखना है। वर्ड कौन है? बस। अब एक छोटी सी दिक्कत हो गई, बॉडी में जहां भी ओपनिंग्स होती है, जैसे माउथ है, जेनाइटल ट्रैक्ट है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहां पर स्किन का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, सच बात? तो वहां तो स्किन कुछ कर ही नहीं सकती, पैथोजन वहां से आ गया तो उसको रोकने के लिए सेकंड आता है, कौन है? याद करो, इनर लाइनिंग पे म्यूकोसा होती है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना। पैथोजन ने होशियारी दिखाई, माउथ से एंटर हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, वहां पे एक तो गॉबलेट सेल होंगे, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल, और एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, वो वहां गया, चिपक गया, और उसको पालना थोड़ी नहीं, ये तो बाहर निकालना पड़ेगा। तुझे झाड़ू लगती है ना सीलियरी मूवमेंट से बाहर। और याद करो, कभी कभी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, कभी कभी जब कफिंग और स्नीजिंग होती है, बताओ म्यूकस बाहर आता है, वो इसी का मैकेनिज्म आपकी हेल्प कर रहा है, बाहर निकाल रहा है पैथोजन को, है ना। क्लियर है? सीरियस होकर पढ़ रहा है ना। तो दो वर्ड याद रखो, स्किन एंड म्यूकोसा। अब बताओ, सारे पैथोजन इससे 100% रुक जाएंगे, जरूरी है क्या? सेकंड बैरियर की जरूरत है ना। क्या लिखा हुआ है? रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। दो वर्ड आप सबको पता होने चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, इसमें बता रहा हूँ ना। एक वर्ड होता है फिजियोलॉजी, एक वर्ड होता है पैथोलॉजी, सुना है? नॉर्मल फंक्शनिंग इज फिजियोलॉजी, एबनॉर्मल फंक्शनिंग इज पैथोलॉजी। तो हम यहाँ पे जनरली नॉर्मल फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी एबनॉर्मल चल जाती है ना। फिर वही तरीका, पहले हेडिंग से याद करो, फीवर, पीएच, सेक्रीशन, सही बात है। मैं सीक्वेंस चेंज कर सकता हूँ, है ना। सेक्रीशंस जो होते हैं ना, सारे नहीं, बहुत कुछ, जैसे कि टीयर्स, है ना, उन सेक्रीशन में लाइजोजाइम्स होते हैं, याद करो, एक टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ये बहुत सारे पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मगर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मेनली किसके अगेंस्ट काम करते हैं? बैक्टीरिया। यार को लाइजोजाइम पैथोजन को किल कर रहे हैं, प्रायोरिटी देने को कोई पूछेगा या प्रायोरिटी नहीं भी देने को पूछेगा, हमें किसके अगेंस्ट याद रखना है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं ना। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर घूम रहे हो, है ना, आपकी आंखों में एकदम से कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया, ठीक है, ये बताओ, एकदम से टीयर्स का सेक्रेशन स्टार्ट होता है। उसके दो फायदे हैं, एक तो फॉरेन पार्टिकल बाहर निकलेगा, और टीयर्स में जो लाइसोजाइम है, अगर कोई पैथोजन आ गया, उसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय। क्लियर? सेकंड जो आता है, इसको बचा के रखो भी, पीएच। या तो एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, है ना। इसके कुछ एग्जांपल जो एनसीईआरटी में, ओरल कैविटी, माउथ, है ना, ये तो हाईली एसिडिक है, स्लाइटली, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, मगर दे रखा है तो याद करना पड़ेगा ना। स्टमक, HCl होता है ना, पीएच 2 के आसपास होता है लगभग, है ना, या तो हाईली एसिडिक होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। कितना इफेक्टिव? एक बार बताओ, तुम एक महीने से बीमार नहीं हुए, मान लो, है ना, तुमने एक महीने में कोई भी ऐसा खाना नहीं खाया जिसमें कोई इन्फेक्टेड मटेरियल है, ऐसा पॉसिबल है क्या? मगर ज्यादातर जब तुम खा भी लेते हो ना, तो HCl उन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, तुम्हारे अंदर डिजीज होने से बचा लेता है, मेन बात तो ये है ना, ठीक है। तो HCl याद रखना है अपने को ना। एक चीज बता रहा हूँ ऐसी, मान लीजिए किसी पर्सन को एसिडिटी हो गई बहुत ज्यादा, कोटा में कॉमन है, कचौड़ी समोसे खा रहा है ना, तो एंटासिड, इनो, नाम सुना हुआ है? डॉक्टर ने कहा भाई एक दिन खा लेना, वो एक दिन तो भूल गया, उसने सुना खा लेना, है ना, वो मर्जी होती है जब भी खा रहा है, एंटासिड ये सब खा रहा है। देखो बताओ, इतने एंटासिड, इनो ये सब पियोगे ना, तो उसकी वजह से एसिडिटी अफेक्ट होगी। आपने पैथोजन का रास्ता क्लियर कर दिया, भाई आओ यहाँ से, है ना, तो ऐसे में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़े, सुनो। अब सब एकदम कोरस में बोल रहे हैं, ये ऐसे एकदम, है ना, प्रैक्टिस करके आप। नेक्स्ट, पीएच के अंदर मेन तो स्टमक याद रखना है ना। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का डिटेल आपको रिप्रो में वैसे तो पढ़ा दिया जाता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ना। वेजाइना के अंदर जो पीएच है लगभग 4.5, या तो सीधे रट लो। उसका एक्चुअल जो रीजन होता है ना, वो रीजन में थोड़ा समझा रहा हूँ, सुनिएगा ना। वेजाइना के सेल में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। अब इसका फायदा क्या है? वेजाइना में पहले से एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि हार्मफुल नहीं है उस फीमेल के लिए ना। इस बैक्टीरिया का नाम है डॉर्डलिन बैसिलस, और इसी का दूसरा नाम पढ़ो, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, खुद हार्मफुल नहीं है। अब अगर ये प्रेजेंट है तो बताओ, इसको फूड की जरूरत है, तो सेल में जो ग्लाइकोजन है ये उस पर फीड करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, और एसिड है तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, इसकी वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना, उसमें खुद तो सर्वाइव कर लेगा, बाकी पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। तो पीएच लगभग 4.5, तो बताओ ये भी पीएच में आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? सेक्रीशंस, नेक्स्ट इज पीएच, बचा कौन? मुझे बताओ, फीवर इज आवर फ्रेंड और एनिमी?
तो मिठाइयाँ बांटा करो, फीवर हो गया तो सबको, है ना। एक्चुअल में बोथ है ना, ये बेटर आंसर है। मुझे एक बात बताओ, बॉडी में जो भी प्रोटीन नहीं, बॉडी में जो भी एंजाइम्स होते हैं, बताओ मेनली प्रोटीन्स होते हैं, और गर्म करने पे प्रोटीन क्या हो जाता है, गर्म, डीनेचर हो जाता है, डीनेचर, है ना। तो फीवर का मैं एक छोटी सी फिजियोलॉजी आपको बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक आइडिया, क्योंकि तुम्हें आता है, मेरे को लग रहा है तुम्हें देख के ना। हाइपोथैलेमस का नाम सुना है? क्या तो थर्मो रेगुलेशन करता है, बहुत बढ़िया। अब एंडोक्राइन पे आते हैं ना। थायरोक्सिन का नाम सुना है? या तो मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है और बॉडी में हीट जनरेट करता है, कैलोरीजेनिक हार्मोन, याद है ना, ये दो बातें पता है। अब होता क्या है, जो थायरोक्सिन है ना, उसका मन नहीं लगता, वो लगातार बॉडी में हीट जनरेट करता रहता है। हाइपोथैलेमस उसको रोक के रखता है, भाई तू रुक जा, अभी जरूरत नहीं है ना। तो उससे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है, सही बोल रहा हूँ? डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, फ़ारेनहाइट नहीं, है ना, ठीक है। अब ये सब हाइपोथैलेमस कर रहा है। अब क्या होगा देखो, आप सोचो आप कहीं घूमने जाते हो, तो आप जो जगह पसंद करते हो, ऐसी जगह पसंद करते हो जहाँ का टेम्परेचर आपके लिए फेवरेबल हो, सही बात है। तो कोई ना कोई दुनिया में ऐसा पैथोजन होगा जिसको 37 डिग्री सेल्सियस पसंद है, अरे होगा। उसने हमारी बॉडी सेलेक्ट कर ली, बोले इस बार यहाँ चल के आएंगे ना, ठीक है। बॉडी में आया, अगर आपने कुछ नहीं किया तो फेवरेबल कंडीशन में वो ग्रोथ करेगा, डिजीज कॉज करेगा, सही बात। तो क्या करें, तो बॉडी ने एक मैकेनिज्म निकाला है ना। बॉडी में जब भी कोई पैथोजन आता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, समझने के लिए ना। वो टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन तो समझ गए होंगे, जहर, है ना, जहर। तो टॉक्सिन रिलीज करता है। जैसे ही वो टॉक्सिन रिलीज करता है ना, बॉडी में एक सीरीज ऑफ रिएक्शन शुरू होता है, जो हमें नहीं पढ़ना। फाइनली उससे पता है क्या होता है, हाइपोथैलेमस अफेक्ट हो जाता है। कौन अफेक्ट हुआ? और उसका थर्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब, ये बॉडी जानबूझ के कर रही है, पता है क्या, तो थर्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब। जैसे थर्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब हुआ, उधर याद करो थायरोक्सिन बॉडी में हीट जनरेट कर रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, उसी को हम फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें कई को डाउट आता है कम क्यों नहीं होता, तो मैंने पहले ही रीजन बता दिया, थायरोक्सिन बैठा हुआ है ना, अरे सुनाई दिया। अब फीवर जैसे हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, या तो आप पैथोजन के लिए कंडीशन फेवरेबल या अनफेवरेबल, उसकी ग्रोथ रुक गई, फीवर का काम हो गया। अब आप सोचोगे ये तो अच्छी बात है, चलने दो, उबाल लो फिर तो व्यक्ति को, है ना। अगर ऐसे ही तुमने चलने दिया तो धीरे धीरे उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, एंजाइम सारे खराब हो जाएंगे, मर जाएगा, है ना। अरे सुन लो, तो ऐसे में तुरंत दवाइयां देनी पड़ती है, एंटीपायरेटिक्स, और उसके फीवर को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये फीवर की कहानी है पूरी, है ना। अब मुझे बताओ, जो फीवर है बॉडी की फंक्शनिंग से रिलेटेड है या स्ट्रक्चर, तो किसमें आएगा, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल? फिजियो, है ना। वो डिटेल विटेल में मत जाना, बस नाम याद रखो। या तो ये तीन और ये दो नाम याद हो गए, पांच नाम याद हो गए ना, बड़े आगे। एक क्वेश्चन पूछो, नर्चर में आप में से किसी के 720 आते थे क्या कंटिन्यूस? कभी 720 आए? किसी ने फील किया 720 लाने के बाद कैसा लगता है? नहीं, मैं ऐसे डरा नहीं हूँ, पूछ रहा हूँ, क्योंकि आजकल माहौल चल रहा है 720 लाने का ना। बेचारे जिसके 715 आते हैं उसको कोई पूछता ही नहीं है ना। कितनी रैंक थी? 19th कुछ थी, है ना। मैं डरा नहीं रहा हूँ बेटा, बात तो कर सकते हैं ना सर। अरे श्योर। इसीलिए जितने भी मार्क्स आ रहे हैं ना, उसमें सेटिस्फाई नहीं होना है, आपको बढ़ाने हैं। किसी के पहले से 700 आ रहे हैं, उसको फुल करने की कोशिश करो ना। किसी के 200 आ रहे हैं, उसको 300 करो। ऐसे टारगेट सेट मत करो, भैया 320 आए थे, इस बार 321 लाना है ना, ऐसे नहीं। थोड़े बड़े टारगेट सेट करो। और जानबूझ के हम पेपर सिंपल दे रहे हैं ताकि आप फुल लाओ। वो एक हैबिट होती है, वो एक बार डेवलप होनी जरूरी है ना, ठीक है। बढ़े वापस, कि अलग ही मूड में लग रहे हैं आज तो। इधर देखो, फालतू बातें नहीं करेंगे। तो पहला हो गया फिजिकल, सेकंड कौन है, फिजियोलॉजिकल। ये तो दोनों याद हो गए। अब इनके कुछ डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, मैं समझा देता हूँ, है ना। सेलुलर, बताओ मेनली डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। हम पहले ये पढ़ेंगे, फैगोसाइटिक बैरियर, है ना। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, बना लो उसको, फिर पढ़ते हैं आगे ना। ये मैं उन्हीं के साथ समझाऊंगा, ये तो एक समरी है रिवाइज करने के लिए ना। संडे को क्लास नहीं होती, पता है ना, कहीं बैठ जाओ आके। प्लीज मोबाइल साइलेंट।
वेरी गुड। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं एक बार आए थे 720। लैक्टोबैसिलस के बाद लिखा था एसिडोफिलस। बायो में फुल आते थे, बायो में। वेरी गुड। मैं ऐसी बातें करता नहीं, वैसे मार्क्स वार्क्स नहीं पूछता, वैसे पूछ रहा हूँ पिछले क्लास के ना। और प्लीज लिखते ही एक बार मॉड्यूल पढ़ लीजिएगा ना। कि डायग्राम वाला पार्ट तो आप नोट कर लीजिए क्योंकि मॉड्यूल में नहीं है, इससे बेटर समझ में आता है। वेट डन। इनकी स्पीड बहुत ही कम है ना, एक या दो से ज्यादा पेन मत लाया करो। पीएमएनएल की फुल फॉर्म मैं भी बता दूंगा, तो लिख लो। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पीएमएनएल। एनसीईआरटी का वर्ड है ना, वहाँ लिखा है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों के लिए। कौन सा वाला? हाँ अभी डिस्कस करेंगे, वो ग्रैनुलर है, ग्रैनुलर में करेंगे ना। भाई तुम सबके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, कल 11th काइनेमेटिक्स में रिवीजन था या कुछ और नया पढ़ाया था? रिवीजन ही होगा ना, 11th का टॉपिक है बेटा, रिवीजन था जो भी पूछ रहा है। चलो सामने देखिए ना बेटा, अभी और टाइम चाहिए? मैं आऊँ, कल आऊँ? जल्दी लिखो, कल तो संडे है। लिख लिया है ना? आपने पूरे पेन लाए हो पूरा, है ना? चलिए प्लीज सामने देखिए, सिंपल सा टॉपिक है बच्चों वाला, सही बता रहा हूँ एकदम, है ना? मगर ये डायग्राम इसलिए जरूरी है क्योंकि समझ में नहीं आएगा नहीं तो, है ना? सही बात है। और नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूंगा भी, है ना? जो जो मैंने पढ़ा दिया है कुछ नया भी पूछ सकता हूँ। ओके, हम पढ़ रहे हैं कौन सी इम्यूनिटी, इनेट या एक्वायर्ड? इनेट में हम पढ़ रहे हैं सेलुलर। सेलुलर मेनली हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, सही बात है। अब आप डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन मुझे याद करवाओ एक बार, है ना? ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर। ग्रैनुलर में कौन आते हैं? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और इधर आते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। याद है ना? 5 डब्ल्यूबीसी हो गए, 5। इसमें से हमें फैगोसाइट्स बाहर निकालने, कौन बाहर निकालने हैं? फैगोसाइट। तो एक तो आ गया मोनोसाइट, एक आ गया न्यूट्रोफिल। तो बताओ, दो तो मिल गए अपने को, है ना? मोनोसाइट मिल गया, न्यूट्रोफिल मिल गया। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा समझाऊंगा, हर चीज लिखनी नहीं होती है, समझनी होती है ना। जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल होते हैं, इनका फैगोसाइटिक पावर थोड़ा कम होता है, ठीक है? वो बात सी चल रही, बढ़िया। तो इनका फैगोसाइटिक पावर थोड़ा कम होता है ना। और ये दोनों पता है कहाँ होते हैं? ब्लड वेसल के अंदर। कहाँ होते हैं? ब्लड वेसल के। सही बात। अब कभी कभी आपने नाम सुना होगा हिस्टामिन, सुना है? हिस्टामिन जब भी रिलीज होता है, एक तो वेजोडाइलेशन करता है ना?
साथ ही साथ जो ब्लड वेसल है उनके पोर के साइज को इंक्रीज कर देता है, परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। अरे सुनाई दे रहा है? तो उससे क्या होता है, एक तो ब्लड का लिक्विड पोर्शन बाहर आता है, साथ में ये जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल है ना, ये भी बाहर आ जाते हैं ना। अरे बोलो। अब होता क्या है, जब तक ये ब्लड वेसल के अंदर थे तब तक मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल थे। जैसे ये बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में आते हैं, जो मोनोसाइट होता है ना, वो मॉडिफाई होता है, उसके मॉडिफिकेशन से एक बड़ा सा सेल बनता है, उसका नाम मैक्रोफेज। तो पहली बात तो जो मैक्रोफेज बना मोनोसाइट के मॉडिफिकेशन से बना है ना, जनरली ब्लड वेसल के अंदर नहीं मिलेगा, ये जनरली ब्लड वेसल के बाहर मिलता है। सुनाई दे रहा है? एक और चीज मैं तुम्हारे टॉपिक से कनेक्ट करूंगा इसको ना, अभी मैक्रोफेज या तो वहां पे घूमते रहते हैं तो इनको फ्री कहते हैं, कभी कभी ऑर्गन में जाके फिक्स हो जाते हैं, तो याद करो, लिवर में होते हैं तो कफर सेल, याद है? ब्रेन में चले गए तो माइक्रोग्लियोसाइल, है ना? ऐसे और भी हैसल्स कॉपी सेल और ये सब पढ़े होंगे आपने ना। तो बताओ, ये मैक्रोफेज का फंडा समझ में आ रहा है? जरूरत नहीं थी, बस बेसिक पता होना चाहिए अपने को ना। तो फेगोसाइटिक में अपन 3 वर्ड यूज करेंगे। कौन कौन से वर्ड है? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। तीनों का फंक्शन सिमिलर है, मगर क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है तो इस चैप्टर में इसी का नाम बार बार आएगा, बाकी दोनों का नाम जनरली नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अब एनसीईआरटी ने चुपचाप न्यूट्रोफिल को क्या लिख दिया? पीएमएनएल। फुल फॉर्म बोलिए एक बार। पॉलीमॉर्फो, पीएमएनएल कौन बोल रहा है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, यही तो है। अब मैं एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ, बोलूं मैं, है ना? देखो भाई, ल्यूकोसाइड मतलब डब्ल्यूबीसी है ना, ठीक है? तो यहाँ पर हर वर्ड का मीनिंग समझते हैं। पॉली मतलब एक से ज्यादा, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, है ना? न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, ल्यूकोसाइड मतलब डब्ल्यूबीसी, है ना? एक ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी एक से ज्यादा टाइप की हो सकती है, उसको नाम दिया पीएमएनएल। अब इस बैच में, अच्छा आपको लगा छुट्टी हो गई? आइए प्लीज आइए, आ जाओ आ जाओ। कौन सा बैच है आपका? कंफर्म करो। MEB। आइए, बुला सकते हैं? किसी को दिक्कत तो नहीं? बेटा ये भी सो ही रहे हैं, सो आप भी बैठो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। पढ़े बेटा? आप कल आए थे क्या? तो जो भी मिस हुआ है उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे ना, ठीक है? पढ़ा? ओके। वैसे मैं अलाउ नहीं करता हूँ स्पेशल केस, है ना? ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, तुम बीच बीच में आ रहे हो इसको नहीं। हाँ, दोबारा से बोलता हूँ, पीएमएनएल, है ना? पीएमएनएल की फुल फॉर्म आपको पता लग गई। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो जो न्यूट्रोफिल है, कौन है ये? न्यूट्रोफिल। इसके न्यूक्लियस की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो एक से ज्यादा टाइप की होती है, मतलब 2 न्यूट्रोफिल उठा लो, दोनों के न्यूक्लियस को जब स्टडी करोगे ना, दोनों एग्जैक्ट सेम हो जरूरी नहीं है, एक दूसरे की मॉर्फोलॉजी अलग हो सकती है। तो एनसीईआरटी ने उस पर क्वेश्चन बना दिया, तो 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ना। पीएमएनएल कौन से बैरियर में आता है? सेल्यूलर। बीच में हैंग क्यों हो जाते हो? या तो फेगोसाइटिक या नॉन फेगोसाइटिक। और तीसरा पीएमएल का बेस्ट एग्जांपल कौन है? न्यूट्रोफिल। एनसीईआरटी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आजकल नीट में ना। अरे सुनाई दे रहा है? और भी हो सकते हैं पीएमएनएल, और भी हो सकते हैं, मगर एनसीईआरटी ने प्रायोरिटी किसको दी है? इसी को। तो हमें इसी पे स्टिक रहना है ना। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं ना। ये जो पूरी फंक्शनिंग है ये आपको रटनी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, एक बार समझो भूल जाओ फिर, है ना? ये बताओ, बड़ा सा मैक्रोफेज दिखाई दे रहा है, ये ब्लू वाला कौन है? बैक्टीरिया। अटैचमेंट नहीं है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तुम्हारा मन तो कर रहा था बोलने, आया कर रहे थे ना। तो ये कौन है? बैक्टीरिया। अब हुआ क्या, जो मैक्रोफेज होता है बताओ मोनोसाइट से डिराइव होता है। इनका सरफेस स्टिकी होता है, स्टिकी, चिपचिपा, मतलब एक बार इससे चिपक गए तो भाग नहीं सकते ना। तो बैक्टीरिया इसके पास आया या ये बैक्टीरिया के पास गया, एक ही बात है ना। बैक्टीरिया जैसे इसके कांटेक्ट में आता है चिपक जाता है, तो बताओ पहली स्टेप का नाम? अटैचमेंट। फॉर्म अटैचमेंट होता है, भाग नहीं सकते है ना, ऐसा नहीं भाग रहे हैं फिर पकड़ रहा है। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट। ये मेरा जो हाथ है, ये उंगलियां है, इसको मान लो मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन, यहाँ बैक्टीरिया बैठा हुआ है। जैसे बैक्टीरिया बैठता है ना, मेम्ब्रेन ऐसे अंदर जाना स्टार्ट होती है ना। बताओ धीरे धीरे बैक्टीरिया अंदर चला गया, देखने में ऐसा लगता है उसको निगल रहा है, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? ये इसी पॉइंट पे होता है, मैंने समझाने के लिए इधर बता दिया ना। तो इसको निगल रहा है तो इंजेक्शन हो रहा है। क्लियर? धीरे धीरे पूरा बैक्टीरिया इसके अंदर चिल्लाओ बेटा तो दीवार टूट जानी चाहिए सारी, है ना? वेरी गुड। तो धीरे धीरे पूरा बैक्टीरिया इसके अंदर चला गया ना, बोलो मैं। ओके, तो ये बैक्टीरिया अंदर, उसके चारों तरफ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। बैक्टीरिया लिविंग स्टेट में हो सकता है, मुझसे कोई मतलब नहीं है ना। ये होता है उसका नाम फैगोसोम। अब मैक्रोफेज एक सेल है। मैक्रोफेज क्या है? तो बताओ इसमें लाइसोसोम होंगे, उनमें लाइसोजाइम होंगे। तो लाइसोसोम दिख रहा है, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया तो उसके नाम को भी जोड़ दो, क्या बन गया? फैगोलाइजो। फाइनली आए, इन्होंने बैक्टीरिया के हाल खराब कर दिए। बताओ बैक्टीरिया की किलिंग हो गई, सेल के अंदर या बाहर? इंट्रा सेल किलिंग के टुकड़े दिख रहे है ना।
फिर एक्सोसाइटोसिस से बाहर, बीच में इनका एक और यूज होता है, मैं बाद में बताऊंगा, फिर उसको बाहर निकाल देते हैं ना। ये सारी स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और फैगोसाइट काम कैसे करते हैं इसको अगर अभी समझ लोगे तो आगे की टॉपिक समझना आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये स्टेप आपको याद रखनी है। आज से 3-4 लेक्चर बाद मैं पूछूंगा याद करो, तुम बोलना मैं कुछ याद नहीं रहता है ना, मैं फिर बता दूंगा। हो गया? अब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट में पढ़ना है नॉन फेगोसाइटिक। कौन सा पढ़ना है? उसमें कहानी में एक ट्विस्ट है, तो पहले मैं तुम्हें सही पढ़ाऊंगा, फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगा, है ना। ठीक है? क्लियर? एनसीईआरटी में एक्चुअली में गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना। अब कई लोग बोलेंगे एनसीईआरटी सच होती है, मान लिया मैंने, मगर पढ़ना तो सही पड़ेगा ना। तो ये डायग्राम में ड्रॉ करना पड़ेगा। ये परफोरिन लिखा हुआ है, PRFORIN। PMNL मैंने बता दिया। तो और स्टूडेंट ने भी अपने मार्क्स लिखे हैं, सभी को बहुत बधाइयाँ। लिम्फोसाइट तो एक ग्रैनुलर होते हैं ना, हाँ ये तो मैंने बोला। मोनोसाइट इज नॉट अ टाइप ऑफ मैक्रोफेज, मोनोसाइट के मॉडिफिकेशन से मैक्रोफेज बनता है। मोनोसाइट नहीं, इन लोग बेटा, मैं सर से एक बार बात कर लूंगा, शायद वो जूम में कोई दिक्कत आ रही होगी ना। बेटा वैक्सीन कब लेनी है? जूम में कोई दिक्कत आ रही थी क्या सर? बेटा वो मैं सर से बोल दूंगा, वो एक दिन दिक्कत आ गई होगी, अब नहीं आएगी ना। काइनेमेटिक्स में जो भी आ रही थी, चैट उन्होंने उस पर नहीं डाला होगा, तो इसलिए आप लोग आपस में चैट कर पा रहे थे ना। उसको चेंज करना पड़ता है, एडमिन ओनली। दो बच्चे आपस में बातें करते हैं बैठ। चलो भाई डन। इसको लिखने के बाद तुरंत एक बार मॉड्यूल से पढ़ लिया करो ना।
ताकि तुम्हारे यहीं पे पूरा कंप्लीट, घर जाके बाकी चीजें पढ़ो। और एक चीज तो आपको पता ही होगी, यहाँ भी हम जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, कभी भी स्कूल एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं उनका इतना टाइम नहीं होता, वो मार्क्स काट देंगे आपके ना। कोई मेरी बात सुनता है नहीं वैसे तो बोलता रहता हूँ, इधर देख रहे हैं मुझे क्यों बोल रहे हैं। सिट डन। सबसे धीरे कौन लिखता है? एक तो आप कंटेंडर हो, जल्दी लिखो जल्दी जल्दी। पढ़ लो। ओके प्लीज सामने देखिए, एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा इसी के जस्ट नीचे ना, लिखो अपनी नोटबुक में लिख लो, नोट करके लिख लिया करो, नोट इंपॉर्टेंट कुछ भी ना। लिखिए एनके सेल्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज, मैं रिपीट कर रहा हूं, एनके सेल्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज granular lymphocytes, granular lymphocytes because they are derived from same stem cells, same stem, STEM, same stem cells which forms lymphocytes. Repeat कर रहा हूं, they are derived from same stem cells which forms lymphocytes. लिख लिया इतना? ओके देखो चीजों को हम आसान बनाएंगे, टफ बनाना तो आसान है, आसान बनाना टफ है ना। इधर देखो, हमें जो पढ़ना है सेलुलर बैरियर पढ़ना है, या तो उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा है? नॉन फेगोसाइटिक है ना। अब देखो नॉन फेगोसाइटिक बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे WBC ऐसे हैं जो नॉन फेगोसाइटिक है, सही बात है। हम सिर्फ एक पढ़ते हैं जो भी पूरी तरीके से WBC नहीं है, वहां से डिराइव हुआ है, उसका नाम है नेचुरल किलर सेल, NK सेल बोलते हैं ना। ये नाम तुम सुन लो, ऐसे नींदों में सुन लिया तुमने ना, तो तुम्हारे मन में यही तो आएगा, ऐसा सेल जो किल करता है, बताओ नाम से यही तो फील हो रहा है। तो एक्चुअल में करता यही है, इसका काम है घूमते रहो और अपने टारगेट को किल कर दो, सही बात है ना। अब ये काम कैसे करता है मैं तुमसे हेल्प लेता हूँ, बताओ ये फेगोसाइटिक है या नॉन फेगोसाइटिक? बताओ ये टारगेट को एंगल्फ कर सकता है क्या? तो कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा है ना। तो NK सेल है। पहली बात तो एक ग्रैन्युलर होता है, कैसा होता है? अब एक्चुअल में ग्रैन्यूल होते क्या है? सजावट नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर जो ग्रैन्यूल है ना, वो इसके एंजाइम्स है। क्या है वो? एंजाइम बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है ना, जरूरत पड़ने पे उनको लिक्विफाई किया जाता है। तो ये ग्रैन्यूल एक्चुअल में एंजाइम है ना। यहाँ पर इसका रिसेप्टर, इसकी मदद से अपने टारगेट सेल को ढूंढता है, और टारगेट सेल के पास एंटीजन होना जरूरी है। कौन होना जरूरी है? फर्स्ट स्टेप, ये दोनों फिट होंगे, ये कंफर्म करेगा यही मेरा टारगेट है, ऐसा थोड़ी किसी को भी उड़ा दिया, नहीं। तो इसको कंफर्म किया, फिट हो गए। अब क्या करें? इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो सबसे पहले यहां से केमिकल रिलीज होगा, परफोरिन। परफोरिन परफोरेशन करता है, छेद करता है। तो बताओ इससे यहाँ पे एक छेद हो गया, तो इसने अपने टारगेट में एक छेद कर दिया। मैं भी इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि एक डाउट आता है फिर, है ना। ठीक है, परफोरिन से छेद किया। अब ये पूरा प्रोसेस मान लीजिए आपके ब्लड में हो रहा है ना, ठीक है। ये बताओ ब्लड लिक्विड ही तो है, और ये बताओ ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेशराइज लिक्विड है। तो जैसे ही छेद हुआ, ब्लड का लिक्विड पोर्शन तेजी से फिलअप होगा, ये स्वेलअप होगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो बताओ टारगेट सेल का लाइसिस हो गया। तो सिंपल है, टारगेट के पास जाओ, फिट हो जाओ, बोले 1 मिनट रुक, छेद करो, लिक्विड भरो, फोड़ दो उसको, है ना। अरे क्लियर? अब क्योंकि तुम होशियार बच्चे हो तो एक एक्स्ट्रा स्टेप बता रहा हूँ, लिखना मत, है ना। एक बात हो, तुम बलून को फोड़ो तो उसके सारे टुकड़े छोटे छोटे होने जरूरी है क्या? कोई टुकड़ा बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है, सही बात है। कई तो इतने बड़े होते हैं तुम फिर से भुलाने की कोशिश करते हो ना सुन रहे हो, मेरे को पता है हरकत है तुम्हारी। तो पॉइंट आप सोच के देखो, जब ये सेल बर्स्ट होगा, कई फ्रेगमेंट बहुत बड़े, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो फैगोसाइट इसके आसपास ही घूमते रहते हैं, वो उन बड़े टुकड़ों को खा के खत्म कर देते हैं ना। अरे सुनाई दिया? डाउट बचने नहीं चाहिए ना। अब कई स्टूडेंट को एक डाउट आता था ना, मैं ये क्यों बताने लग गया, उसका रीजन एक डाउट है। डाउट क्या आता था? सर आपने यहाँ पे इन्फेक्टेड सेल लिखा है, एक बार बताओ, अगर आपने इन्फेक्टेड सेल को फोड़ दिया तो सारा इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाएगा? अरे डाउट समझ में आ रहा है? तो उस डाउट को दूर करने के लिए लिखा, नॉट इंपॉर्टेंट, डाउट दूर करने के लिए ना।
जैसे ही परफोरेंस में छेद करता है उसी समय कुछ और एंजाइम उस छेद से अंदर जाते हैं ना, उन एंजाइम को ग्रेन्जाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वो अंदर जाते हैं, अंदर जो भी सब्सटेंस है उन सबको डिस्ट्रॉय, खत्म कर देते हैं। उनको मतलब ही इन्फेक्टेड है या नहीं, ग्रेन्जाइम गए अंदर, सारी चीजों को खत्म किया, फिर इसको बर्स्ट किया जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो नहीं याद होता तो मत याद करो, तो बस नाम याद करो, परफोरिन। क्लियर है? अब आते हैं इसके टारगेट सेल। प्लीज ध्यान से पढ़ना है, टॉपिक आगे काम आएगा ना, पढ़े? आर यू श्योर? ओके, इधर देखो, यस बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक बार पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है? ट्रांसप्लांट, ट्यूमर से वायरस इन। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं है वो असलियत है। ये तो अपन 12th लेवल का पढ़ रहे हैं बच्चों वाला, एक्चुअल में क्या होता है वो बताता हूँ, उसे समझना आसान हो जाएगा ना। बताओ, आयो तो सुनी लो आज, है ना। देखो, जो एनके सेल होता है ना, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये इनेट का पार्ट है या अक्वायर्ड का? है ना, इनेट का। तो मुझे बताओ ये स्पेसिफिक होगा या नॉन स्पेसिफिक? तो हर एक के लिए अलग अलग रिसेप्टर डेवलप नहीं कर सकता, बताओ सही बात है? तो इसका रिसेप्टर तो सेम है। अब तुम सोचोगे सेम रिसेप्टर सब में कैसे फिट होगा, ये डाउट अभी नहीं आते, कभी तो पढ़ोगे ना तब आते हैं ना। तो पता है इसका फंडा क्या है? एक्चुअल में इसके बाद रिसेप्टर एक ही होता है, और ये चेक पता क्या करता है? सेल्फ एंटीजन चेक करता है। ये बताओ, सेल्फ एंटीजन वर्ड सुना था? तो इसका एक ही काम है, जैसे पुलिस होती है ना, इधर आओ पासपोर्ट दिखाओ, गार्ड होता है इधर आओ आई कार्ड दिखाओ, ऐसा है ये ना। ये घूमता रहता है, किसी भी सेल को बुलाता है, बेटा इधर आओ, है ना। तुरंत उसका सेल्फ एंटीजन चेक करता है, अगर सेल्फ एंटीजन है तो जाने देता है, नहीं है तो ये हाल कर देता है ना। अरे सुनाई दे रहा है? सिर्फ इतना से याद रखो, तो इसका काम है सेल्फ एंटीजन चेक करो, है तो यू कैन गो, नहीं है तो आ जाओ, है ना, ठीक है। अरे अब बात समझ में आई? अब देखना है कितना आसान हो जाएगा ना। फर्स्ट क्या लिखा है? या तो फॉरेन सेल के पास सेल्फ एंटीजन होगा क्या? नाम से ही पता है बाहर से आया है, तो बता उसका एंटीजन नॉन सेल्फ होगा, उसको उड़ा देगा ना। सेकंड क्या लिखा है? ये टॉपिक हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। मैं एक चीज समझाऊं, एक व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो गई, एक खराब हुई है तो डायलिसिस से काम चल जाता है ना, दोनों खराब हो गई, उसकी जान बचानी है तो बताओ उसमें किडनी लगानी पड़ेगी। किडनी सेल्स की बनी है, सेल्स पे एंटीजन होता है, तो बताओ पहले मैचिंग चलती है, ब्लड ग्रुप मैच होता है, सब होता है, नहीं भी हुआ तो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है ना। मान लो कुछ गलती हो गई, मतलब जो ऑर्गन लगाया गया उसका एंटीजन प्रॉपरली मैच नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है, मान लो नहीं हुआ, और आपने व्यक्ति की इम्यूनिटी को सप्रेस भी नहीं किया। अरे सुन रहे हो? तो ऐसे मुझे बताओ वो जो ट्रांसप्लांट सेल होगा किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? और ये उसको भी क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय। तो ऐसा होता नहीं है बेटा, क्योंकि बहुत खर्चा होता है उसमें ना, दोबारा से, और एक की किडनी जा रही है दूसरे की भी जा रही है ना, तो सब कुछ होता है। मगर मान लो गलती हो गई, प्रॉपर मैचिंग नहीं हुई, इम्यूनिटी सप्रेस नहीं हो पाई, तो कभी कभी उसको भी उड़ा देता है। अरे क्लियर है? तीसरे पे आ जाओ, ट्यूमर सेल। बेटा इसको ध्यान से अगर पढ़ोगे ना बहुत फायदा होगा, क्योंकि बार बार रिपीट होगा ना। बोलूं? ट्यूमर समझते हो? मैं एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, उसे पता लग जाएगा ना। एवरी ट्यूमर इज कैंसरस, ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड। तो अगर कैंसरस नहीं है तो क्या है? अंग अंग क्या? चलो तुम्हारा पहला आंसर सही था ना, तो तुम ऐसे बोल दो कि एक ही क्वेश्चन पूछा करो एक बार में। मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था कि कहाँ तक याद है तुम्हें ना। एक्चुअल में ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, है ना। सुना है ऐसा वर्ड? बहुत बढ़िया बात है, तो मैं समझाऊंगा, है ना। इधर देखो, नहीं तो बीच बीच में डिस्टर्ब करते तुम्हें ना। बोलो, कैंसर पूरा एक टॉपिक है जो बाद में आएगा, समझते एक बार, है ना, समझे। एक व्यक्ति है, उसकी बॉडी के सारे सेल नॉर्मल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में जहाँ भी जीन है वो भी नॉर्मल है ना। इस व्यक्ति को एक बुरी लत लग गई, सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी, तंबाकू, अरे नाम सुने हैं? सारे दिन सिगरेट स्मोक करता है ना। सिगरेट का जो धुआं होता है, शायद कल ही था कैंसर जैसा होता है ना, उसका जो धुआं होता है, टोबैको कुछ तो था कल, तो उसका जो धुआं होता है उसमें कार्सिनोजन होता है। क्या होता है? कैंसर कॉजिंग एजेंट, है ना। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इस वर्ड को समझा रहा हूँ। ये क्या करते हैं, उसके जो जीन होते हैं ना डिवीजन से रिलेटेड, उनको म्यूटेट कर देते हैं। म्यूटेट मतलब एबनॉर्मल कर देते हैं, है ना। तो उसकी वजह से अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट होता है। मान लो डिवीजन के बाद आपको 4 सेल की जरूरत थी, अब 40,000 सेल बन जाते हैं, तो इतने सारे सेल का जो मास है उसको ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो बात की बात है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर हमारे खुद के सेल से अराइज हुआ, ये बात सच है या गलत है? जोर से बोलो। सच है ना। तो पता है कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ट्यूमर हमारे खुद के सेल से राइज हुआ, तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। बॉडी को लगता है मेरा ही तो सेल है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। रीजन बताओ, उसका जो सेल्फ एंटीजन है वो एक दिन में चेंज नहीं होता। यानी मेरा खुद का सेल है, उसमें मेरा सेल्फ एंटीजन है, सब बढ़िया चल रहा है।
धीरे धीरे जब ट्यूमर पूरा डेवलप हो जाता है तब उसका एंटीजन चेंज होता है, और जैसे ही एंटीजन चेंज हुआ, बताओ नॉन सेल्फ की कैटेगरी में आ गया, तब जाके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो हर ट्यूमर शुरुआत में ही इस मैकेनिज्म से डिस्ट्रॉय हो जाए जरूरी ही, मगर एक बार उसने रिकॉग्नाइज किया फिर इसको डिस्ट्रॉय कर लेता है ना। और लड़ाई दोनों तरफ से है, वो भी लड़ रहा है ये भी लड़ रहे हैं, चलती रहती है, डिटेल बाद में ना, फिर कुछ तो बोलो। तो ये फंडा याद रखना जो मैंने बताया, ट्यूमर सेल आसानी से बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है क्योंकि वो खुद के सेल से ही अराइज हुआ। इज इट क्लियर? लास्ट पे हो क्या लिखा है? तो मैं एक दुख की बात बताऊं, याद रखना इसको ना, ठीक है। बॉडी के किसी सेल में अगर वायरस चला गया तो उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, हमें उस पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। सुनाई दे रहा है? ये भूलना मत, मैं पूछूंगा कहीं भी मिल गए पूछूंगा पहले ना, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, रीजन आपको पता ही होगा है ना, ठीक है। नहीं पता? वेरी गुड, जो भी सोच रहे हो सब सही है ना। सुनो, वायरस क्या करता है, पूरा सेल में नहीं जाता, सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे सेल में भेजता है, ऐसा सुना होगा है ना। तो उसका डीएनए हमारे डीएनए से आके जुड़ गया, और एक बार अगर डीएनए डीएनए से जुड़ गया फिर तुम उसको अलग नहीं कर सकते है ना। तो अगर ये हो चुका है उसके बाद तुम वायरस को नहीं निकाल सकते, तुम उसकी सिर्फ ग्रोथ को रोक सकते हो, उसके अलावा उस पूरे सेल को ही खत्म करना पड़ेगा। अरे बात सुनाई दे रही है? बॉडी को पता क्या लगता है, कई मैकेनिज्म उनमें से एक, जैसे ही बॉडी का कोई भी सेल इन्फेक्ट होता है उसके सेल्फ एंटीजन का नेचर चेंज हो जाता है ना, और सेल्फ एंटीजन के नेचर में जरा सा भी बदलाव आया ये पहचान लेगा, बोले आओ डिस्ट्रॉय कर देगा ना। अरे बोलो, ठीक है। तो चार इसके एग्जांपल है। टारगेट सेल, ये इसलिए इंपॉर्टेंट, आगे फिर से रिपीट होंगे, मुझे बताओ मैकेनिज्म क्लियर है? वो लाइन पढ़ लो जो मैंने लिखवाई थी एक बार, पढ़ लिया? ओके देखिए, ये तो आप सभी को स्टेम सेल वर्ड पता है, टोटिपोटेंट, वेरी गुड, और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और स्टेम सेल के बारे में कोई और नई जानकारी, डिफरेंशिएशन, और बोलो जो मन में है, बोन मैरो, और बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट टाइप करते जाओ, मैं बोलूँ मैं ट्राई करूँ। सब सही बोला तुमने ना। स्टेम सेल जो होता है, बच्चों वाली अगर डेफिनेशन बोले तो एक ऐसा सेल जो बॉडी के किसी भी सेल को बना सकता है, सही बात है। इसको थोड़ा सा अगर समझे, थोड़ा सा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ बेटा, एक बार याद दिला रहा हूँ ना। स्टेम सेल जनरली दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है टोटी पोटेंट। मैं एक एक्स्ट्रा चीज जो बता रहा हूँ, कोई नाराज तो नहीं होता, ये मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ये तुम्हें आनी चाहिए पहले से, मैं तुम्हें रिकॉल करवाता हूँ है ना। तो एक होता है टोटी पोटेंट और एक प्लूरी पोटेंट। टोटी पोटेंट में टोटल पोटेंशियल होता है, वो बॉडी के किसी भी सेल को बना सकता है। प्लूरी पोटेंट में पार्शियल पोटेंशियल होता है, वो बॉडी के कुछ सेल को बना सकता है, सबको नहीं बना सकता। सुनाई दे रहा है? तो ये सारी बातें छोड़ो, स्टेम सेल है ना। अब तुम्हारे मन में एक डाउट मैं क्रिएट करता हूँ ताकि तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े ना। ये देखो, ये तो आप सभी ने लिम्फोसाइट का नाम सुना है? ओके, कौन कौन से टाइप होते हैं, है ना। तो कई लोग सोच रहे होंगे सर लिम्फोसाइट तो दो होते हैं, बी और टी, मगर जब एनसीईआरटी और मॉड्यूल पढ़ोगे ना, वहां पर एन के सेल को लिम्फोसाइट बोला हुआ है, क्या बोल दिया? तो तुम बोलोगे तो चीटिंग है, इतनी मुश्किल से दो याद हुए मैंने, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, ऐसे मान लो एक ए स्टेम सेल है, कौन सा स्टेम सेल है? इमेजिनरी है ना, ठीक है। ये स्टेम सेल लिम्फोसाइट को बनाता है, किसको बनाता है? तो जो स्टेम सेल लिम्फोसाइट को बनाता है उसी से एनके सेल भी बनता है। अरे सुनाई दे रहा है? तो दोनों का ओरिजिन सेम है ना, इसीलिए कभी कभी उनको भी लिम्फोसाइट बोल देते हैं। क्या बोल दिया? अरे सुनाई दिया? मगर एक डिफरेंस है, पता ही होगा, जो एनके सेल होते हैं ये ग्रैनुलर होते हैं, मगर लिम्फोसाइट ए ग्रैन। तो क्वेश्चन में कभी भी लिम्फोसाइट आया तो दो दो ही बताने, ग्रैनुलर लिम्फोसाइट आ गया तब तो कंफर्म है किसकी बात हो रही है, एनके से। अरे यहां तक बातें क्लियर है? अब आता है कहानी में ट्विस्ट, है ना। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, मॉड्यूल है मॉड्यूल, मॉड्यूल पे ही आओ। हाँ जी, पेज नंबर 5। बेटा लो मॉड्यूल लो ना, पॉइंट नंबर 3, ब्लू से जो लिखा है ना सेलुलर बैरियर, पढ़ लो एक बार उसको। पेज नंबर 5, बेटा एनसीईआरटी में भी है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं है तो एनसीईआरटी में भी है। सेलुलर बैरियर को रीड करो और ये बताओ कोई डाउट आ रहा है कि मन में, कोई डाउट आ रहा है कि ये क्यों नहीं बज रहा? अब पढ़ो, है कोई डाउट? हाँ यही तो डाउट है, या तो एनके सेल, उसको पढ़ने से ऐसा फील हो रहा है कि एनके सेल के लिए भी फैगोसाइटोज लिखा हुआ है।
तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, कुछ हुआ ही नहीं, दिख रहा है क्या? वहां लिखा है ना ऐसा, फैगोसाइटोस लिखा है ना? एक बार बताओ, सबको मिला नहीं मिला? किसको नहीं मिला, हाथ बताओ। नहीं मिला बेटा, उनकी हेल्प करो। आपको ही नहीं मिला, बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा आपको मिला, जो बीच में बैठे हैं, बताओ तो उनको। मॉड्यूल मिला आपको? मॉड्यूल मिल गया? ये पढ़ लिया सबने? नहीं तो पता क्या होता है, हर एक स्टूडेंट अलग से फिर ये मैसेज में पूछता है, वो ढेर लग जाता है एलन प्लस पे ना, इसलिए मैं सबको बताया तो मिल गया। चलो मैं इंडिविजुअल किसे ही पूछ सकता हूँ, पूछो। चलो बेटा आप बताओ। हाँ हाँ, बैठे बैठे बताओ, आप बैठ जाओ, वो पीछे जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ऐसे बताओ जैसा आप चाहो। मुझे बताओ, इस पैराग्राफ को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है, इनके सेल फैगोसाइटिक है या नॉन फैगोसाइटिक है? फैगोसाइटिक है ना? चलो आप सबसे व्यू पूछता हूँ, ये बताओ क्या लग रहा है? डरो मत, बोलो। फैगोसाइट। अब मैं बोलता हूँ, मैं बोलूँ एक बार, है ना? हो सकता है आपके विचार मेरे से अलग हो, मगर सुनना तो पड़ेगा ना। असलियत ये है कि एनके सेल नॉन फैगोसाइटिक होते हैं ना। हमने जितनी बुक्स है ना, जितनी बुक, सारी बुक देख ली, एक भी बुक में इसको कहीं फैगोसाइटिक नहीं लिखा। यानी जिनका अपन रेफरेंस दे सकते हैं ना, वो सारी बुक देख ली, सब में नॉन फैगोसाइटिक है ना। देखो बताओ, जो सच है वो तो सच है ना? पहले हम ये सोचते थे कि एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में और भी गलतियां हैं और वो कभी कभी करेक्शन हो जाता है। मगर बीच में क्या हुआ, एक नीट हुआ, और कहाँ पे? वो उड़ीसा के अंदर। याद करो, एक बार तूफान आ गया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज नंबर 2 पे आओ सभी लोग, और ढूंढो, उसमें उड़ीसा नीट का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। खुद ही ढूंढो क्वेश्चन नंबर। जो सबसे पहले ढूंढेगा, हर बार वही ढूंढेगा फिर। एक्सरसाइज 2 बेटा, एक्सरसाइज 2 ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 78, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 78 सॉल्व करो। जल्दी मत मचाना, आंसर मत बताना। 78 सॉल्व करें प्लीज सभी लोग। नहीं बेटा, टी किलर अलग होता है ना। ग्रेंजाइम का फंक्शन मैंने ये बताया था, पोर के अंदर जाता है और अंदर जो भी मटेरियल है उनको डिस्ट्रॉय करता है। ट्यूमर बेटा आगे फिर रिपीट होगा, डोंट वरी, है ना? अरे क्वेश्चन तो सही निकाला है ना? हाँ बताओ, आंसर बताओ। और वो थर्ड वाला एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज है ना, मतलब उसी से रिलेटेड है। या तो उसके अंदर भी इसको फैगोसाइटिक माना हुआ है। बोलते क्यों नहीं हो? ओके, तो कल याद करो, मैंने आते ही एक बात बोली थी ना, एनसीईआरटी में ऐसी और भी करेक्शन है, जैसे इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं वहां तो 4-5 करेक्शन है ना। अब पॉइंट ये है, अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन आते हैं, फैगोसाइटिक या नॉन फैगोसाइटिक, तो अपने को टिक क्या करना था? सही वाला। सही वाला टिक करना था। पता है क्यों? अगर तुमने गलत टिक कर दिया तो फिर एनटीए क्या करता है, खुद ही रेफरेंस दिखा देता है, बोले देखो असली में ये होता है, यहाँ गलत लिखा हुआ है ना। तो सुनाई दे रहा है? तो इसीलिए सेफ्टी के लिए, अगर सही और गलत दोनों है तो सही वाले को प्रायोरिटी देनी, ये उनके मूड पे। कभी कभी वो एनसीईआरटी को रेफरेंस मान लेते हैं, कभी कभी किसी और को। तो सेफ्टी के लिए हम सब ने ये डिसाइड किया एलन में, अगर सही भी दे रखा है, गलत भी दे रखा है, तो सही वाले को टिक करना है ना। अरे सुनाई दे रहा है? मगर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें सारे ही स्टेटमेंट गलत है। रूल के हिसाब से बोनस होना चाहिए था, और शायद हो भी जाता। मगर ये वाला जो एग्जाम था, बहुत कम लोगों ने दिया था, तो ज्यादा लोगों ने चैलेंज नहीं किया इसको, ना? अरे सुनाई दे रहा है? तो कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें कोई आंसर जा ही नहीं रहा, तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट को कभी कभी माना जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझ पे गुस्सा मत करो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, है ना, कि ऐसा कभी हो जाए तो क्या करना है। और तुम सबको नेट का एक्सेस है ना? आराम, बुक्स का भी एक्सेस है, खुद ढूंढो, आराम से कंफर्म कर लो, फिर मुझे बताना कल, है ना? अरे क्लियर है? किसी को कई लोग होते हैं वो टीचर को गलत प्रूव करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं ना तो करो, तुम ट्राई करो, कहीं भी मिले तो मुझे बताइएगा ना। ये तो यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? ओके, पक्का श्योर? तो हमने कितने बैरियर पढ़ लिए? 3। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर। फोर्थ बैरियर पढ़ते हैं ना, फिर उसके साथ एक फ्री और है, वो भी पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने क्लास में बता दिया ना क्वेश्चन। आज से 20 दिन बाद यही क्वेश्चन मुझे एलन प्लस पे भेजेंगे ना, वो कुछ भी नहीं लिखेंगे नीचे, क्वेश्चन भेज देंगे। मैं फिर लिख के भेजता हूँ, प्लीज स्पेसिफाई योर डाउट, ऐसे टाइम वेस्ट होता है ना। तुमने आईज पढ़ी? आईज, उसमें एक कॉर्निया का क्वेश्चन सॉल्व किया, जो पिछले साल ही उससे पिछले साल आया था। हाँ, उस
कॉर्निया में रोडोप्सिन नर्व। नहीं नहीं वो नहीं कह रहा मैं एग्जाम की बात बता रहा था। कॉर्निया पे एक क्वेश्चन आया था ना, पूरी दुनिया ने उसका आंसर 1 टिक किया, एनटीए ने 4 दे दिया। हाँ, और फिर नहीं माना। वो टॉपिक जब पढ़ाते हैं तो समझाते हैं, वो तो अलग बात है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी, है ना। पढ़े आगे पढ़े। तुम तो पढ़ाई करो, तुम्हें क्या मतलब है ना, तुम तो पढ़ो, कभी कभी ऐसा होता है। तो नेक्स्ट अपने को जो पढ़ना है उसका नाम है साइटोकाइन बैरियर। पार्थ ये आपको कहाँ मिला, एक बार मुझे सोर्स बताना है इसका ना। कॉर्निया प्रोटीनेशियस वाला क्वेश्चन, यस। एन के सेल का मेन एक्शन वायरस इन्फेक्टेड सेल के अगेंस्ट होता है। टी किलर और एन के अलग होता है। एक बार बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे कंफर्म बताओ, बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या? ओके बेटा, बोर्ड क्लियर दिख रहा है तो मैं इसलिए छेड़ूंगा नहीं उसको, है ना। जिनको नहीं दिख रहा है एक बार अपना नेटवर्क चेक करो। क्रिस्टल क्लियर है। पार्थ आपने वो जो लिखा एन के सेल का ना, वो एक स्पेसिफिक केस है। जनरलाइज एन के सेल की अगर बात करेंगे तो तुम खुद बताओ बेटर आंसर क्या होगा। केस में ये बेटर आंसर इज नॉन फेगोसाइटिक ना। बेटा फॉन्ट छोटा तो नहीं है, मैंने तो बहुत बड़ा लिखा है। चलो मैं और बड़ा लिखूंगा। अरे लिख लिया। अरे श्योर, उसको रीड कर लिया करो, इतनी देर में बोर्ड क्या देखते रहते हो। उस पैराग्राफ को पढ़ लो। मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आज हम इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँ, मुझे लिखवाने हैं 2-3 पॉइंट। मैं लिखवा सकता हूँ, इसी के बाद लिखिए ना। मतलब मैं लिखवा तो सकता हूँ, अब भी लिखवा सकता हूँ, है ना।
तुम मना भी करते हो तो भी लिख पाता। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, देखिए क्या, हाँ, इंटरफेरॉन्स, शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, टाइम बचाओ। इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय virus infected cells. Interferons are produced by virus infected cells and they act on healthy cells. And they act on healthy cells. लिखा? आगे बोलो, मेरी बोलने की स्पीड सही, मैं जानबूझ के धीरे बोल रहा हूँ, लिख पा रहे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट लिखो, interferons never kill the virus. Interferons never kill the virus. They only inhibit the growth of virus. They only inhibit the growth of virus. लिखा यहां तक? अगला पॉइंट लिखने से पहले ये बताओ, एंटीबॉडी की कल मैंने 2 प्रॉपर्टी लिखवाई थी, याद है? अब इसकी प्रॉपर्टी लिखो, फिर मुझे बताना सिमिलर है या ऑपोजिट है ना। पहले लिखो, देखिए, इंटरफेरॉन्स आर स्पीशीज स्पेसिफिक, interferons are species specific but they are not virus specific, but they are not virus specific. अरे सिमिलर या ऑपोजिट? बिल्कुल ऑपोजिट है ना, सही बात है। अब लिखना बंद कर दो, सामने देखो सब, मैं समझाता हूँ ना, ठीक है? बोलूं भाई, देखो मॉड्यूल में टॉपिक बहुत बड़ा है और ये टॉपिक असलियत में तो और भी बड़ा है। क्यों? इसका कुछ पार्ट यहाँ पे आता है, कुछ पार्ट कैंसर में भी आता है ना, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है। मैं आपको पढ़ाने के बाद बता दूंगा कि इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मिनिमम आपको याद होना चाहिए, सही रहेगा? फिर उसके बाद हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो कैंसर वाला पार्ट है, हम यहीं समझ लेंगे उसको, है ना? क्लियर? और कुछ लिखना हुआ, सब लिखा हुआ है, सामने देखिएगा। पहली बात तो बैरियर का नाम क्या है, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, इसका मीनिंग क्या होता है ना। नहीं समझाऊं तो मुझे याद दिलाना, सर इसका मीनिंग बचा हुआ है ना। इसमें इंटरफेरॉन आता है, मिनिमम ये तो याद करो, भूल भी जाओ तो, है ना, ठीक है? अब यहाँ पे कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं ऐसे पढ़ते, एक राजा था, पास्ट में जाके, है ना, ठीक है? एक हेल्दी सेल था, एक तो कोरोना को बीच में मत लाना, वायरस और कोरोना ये नहीं ना। एक हेल्दी सेल था कि उसका खुद का न्यूक्लियस है, ब्लैक वाला इसका डीएनए, सब बढ़िया चल रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। फिर कहीं से बैट आ गया, है ना, छोड़ो। तो कहीं से एक वायरस आ गया, बताओ वायरस का नाम सुना है? ये वायरस आया, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल से आके जुड़ गया। अब मुझे बताओ, इस स्टेज पर आप इसको हेल्दी सेल बोल सकते हो क्या? बोलो। तो क्या नाम हो गया इसका? वायरस इन्फेक्टेड सेल, है ना? अब वायरस इन्फेक्टेड सेल क्यों हार्मफुल होता है और वायरस इसको कैसे नुकसान पहुंचाता है, ये लिखना नहीं है, मैं एक बार आपको समझाता हूँ, है ना? इसका डीएनए हमारे डीएनए से जुड़ा, फिर ये हमारे एंजाइम्स यूज करता है, उसकी मदद से खुद की कॉपीज बनाता है, ठीक है? ये कॉपीज बाहर आती है, बाहर कैसे आती है? बडिंग, यानी मेम्ब्रेन को तोड़ तोड़ के आती है ना। तो मेम्ब्रेन टूटी, ये टूटी, ये बाहर आएगी, और बाहर आके बताओ नए सेल को अफेक्ट करेगी। तो 2 नुकसान है, एक तो ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये तो इसकी मेम्ब्रेन टूटेगी तो ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होने से पहले इससे इतनी सारी कॉपीज बाहर आ जाएगी जो दूसरे सेल का यही हाल करेगी। तो 2 नुकसान पहुंचाता है वायरस, सेल को भी खत्म करता है और नंबर भी बढ़ाता जाता है ना। अरे कुछ तो बोलो। तो इस सेल को पता लग गया कि मुझे तो जाना है, मेरा अंत समय नजदीक है ना। तो मरते मरते समाज सेवा जाग जाती है लोगों में ना, इसमें भी जाग गई। तो इसको लगा मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मैं दूसरों को तो इसके लिए तैयार कर दूं, है ना। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक प्रोटीनेशियस मटेरियल बनाता है और सबके लिए रिलीज कर देता है, बोले जाओ, है ना, ठीक है। यहां से जो निकला उसका नाम पढ़ो। नेचर में एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, पता है? और एनसीईआरटी ने सारे ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोटीन बोला है ना। शॉर्ट फॉर्म ये होती है इसकी, ये बताओ यहाँ तक सभी फॉलो कर रहे हो? अब इसका जो टारगेट सेल होता है वो हेल्दी सेल होता है, कौन होता है? तो एक बात बताओ, कितना भी सीवियर वायरल इन्फेक्शन हो, कोई ना कोई हेल्दी सेल तो बचा होगा, और नहीं बचा होगा तो मर गया होगा पहले, है ना। तो ये जाएगा हेल्दी सेल के पास, इसके रिसेप्टर होते हैं, उनसे जाके जुड़ जाएगा ना, क्लियर। हेल्दी सेल से जैसे इंटरफेरॉन जुड़ता है उसमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, ये फिर से एक प्रोटीन बनाता है, मगर ये दूसरों को नहीं बांटता। अभी समाज सेवा नहीं जागी, मरते टाइम जागती है ना। इसने जो बनाया उसका नाम है टीआईपी, क्या बनाया? और उसको अपने पास स्टोर कर लिया। और इसकी फुल फॉर्म पढ़ो एक बार, इनहिबिटिंग प्रोटीन। ये बताओ सभी को यहाँ तक कहानी समझ में आई? अब पहले तो मुझे ये बताओ, आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पता है क्या? बेसिक आइडिया। चलो मैं एक बार पूछ लेता हूँ ना।
डीएनए होता है डीएनए, डीएनए से बताओ आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो पहली वाली स्टेप का नाम ट्रांसक्रिप्शन, बाद वाली ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से क्या बना आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन, है ना। बेसिक समझ में आ गया। ये वर्ड मैं बहुत यूज करूंगा बेटा, पता होने चाहिए ना। नहीं याद रहे तो लिख लिया करो, इस स्टाइल में मत बैठे रहा करो, है ना, पता लगा याद ही नहीं है। ठीक है, तो बढ़े आगे बढ़े, क्या थक गए, नहीं पढ़े, प्लीज सामने देखिए मैं क्या कहने वाला हूँ, क्योंकि आगे जो भी बोलूंगा वो लिखा हुआ नहीं है और मैंने लिखवाऊंगा भी नहीं, बस समझने का है ना। ठीक है, मुझे बताओ ये जो सेल है इस पे टीआईपी बन गया, यहां तक सभी को क्लियर है। आगे बोलूं, सुनो। फ्यूचर में कोई वायरस इस पर अटैक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, बताओ दोनों पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए कोई फ्यूचर में वायरस आ गया, अब आप उसको रोक नहीं सकते हो, कोई जादू थोड़ी है। उसका जेनेटिक मटेरियल आएगा, इसके जेनेटिक मटेरियल से जुड़ेगा, ये तो जुड़ेगा। अब वो खुद की कॉपीज बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेगा ना। वो ट्रांसक्रिप्शन तो कर लेगा, मगर जैसे ही ट्रांसलेशन की कोशिश करेगा, बताओ उसको रोकने के लिए टीआईपी बैठा हुआ है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, वायरस आया, जुड़ा, ट्रांसक्रिप्शन किया, मगर ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। बिना ट्रांसलेशन के वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। बिना प्रोटीन के वायरस की नई कॉपी बनना पॉसिबल नहीं है। तो बताओ तुमने वायरस की कॉपी बनने से रोक दी, और अगर वायरस का नंबर इंक्रीज नहीं होगा तो बॉडी में डिजीज होने के चांस भी कम। तो पहले तो बताओ ये बैरियर की तरह काम कर रहा है। अब मैं तुमसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना, दोगे। मॉड्यूल देखना इज नॉट अलाउड, है ना। इंटरफेरॉन किसने बनाया, वायरस इन्फेक्टेड सेल, मगर एक्ट किस पे कर रहा है, हेल्दी सेल, टारगेट सेल। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको भूल जाओ। किस पे एक्ट कर रहा है, हेल्दी, है ना। अरे क्लियर है, हेल्दी सेल पक्का। दूसरा, इंटरफेरॉन ने कहीं पर भी वायरस को किल किया क्या, सिर्फ उसकी ग्रोथ को रोक दिया। अरे शुरुआती 2 पॉइंट क्लियर है ना, पक्का श्योर। ठीक है, अब मैं आगे बोलूं, है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, 2 पॉइंट समझने के, छोटे छोटे डाउट जो आपके मन में आएंगे कोई बैठे बैठे ना। पहला डाउट ये आएगा, सर हेल्दी सेल खुद भी तो ट्रांसलेशन करता है, तो बोलो, मगर टीआईपी उसको अफेक्ट नहीं करता, कुछ ऐसी कोडिंग होती है सिर्फ वायरस को ही अफेक्ट करता है ना। सेकंड पॉइंट ये भी सुनना है इसको, एक बात बताओ, सोचना, दिमाग का प्रयोग करो, है ना। ठीक है, मुझे बताओ ये भी तो वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गया, सोच के जवाब दो, यस या नो। हो गया, क्योंकि इसमें भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल आके जुड़ चुका है। और याद करो मैंने अभी बताया था, इसको बाहर निकालने का कोई तरीका, तो क्या करें, वायरस तो इसको किल करेगा नहीं, तो ये बेचारा खुद को किल करवाएगा। ये सिग्नल देगा बॉडी में टी किलर और एन के सेल को, भाई आ जाओ, है ना। वो आएंगे और इस पूरे सेल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, अगर डिस्ट्रॉय ही होना था तो इतनी मेहनत क्या की, ये बताओ कोई फायदा हुआ क्या, हुआ। ये वायरस को अपनी कॉपी बनाने नहीं देगा। अरे सुनाई दे रहा है, तो कोई जादू थोड़ी है, बस इतना ही फायदा है कि जो ये इंटरफेरॉन होता है वो वायरस को कॉपी बनाने नहीं देता, है ना। तो इसको ऐसा समझो, एग्जाम्पल समझो। हाइपोथेटिकल, हमने बॉडी के हर सेल में पहले से टीआईपी बना दिया, हाइपोथेटिकली, है ना। बॉडी में मैंने 100 वायरस डाल दिए, ये बताओ कभी भी 100 से 101 हो पाएंगे क्या, वो 100 सेल में जाएंगे, आपको सिर्फ 100 सेल को उड़ाना पड़ेगा, बाकी आप में डिजीज होने के चांस बहुत ही, इसीलिए वायरल डिजीज खतरनाक होती है। एक बार वायरस का जितना लोड बन गया, वो उतने सेल को तो अपने साथ लेके ही जाएंगे। अरे सुनाई दे रहा है, इसीलिए आपको लंग्स में पैचेस बनाते थे ना, वो सेल को उड़ा देते थे। नहीं कोई बात नहीं है ना, चलो इधर देखिए, ऐसा कुछ सुना नहीं आपने कोविड में पैचेस में, ये तो सब सुनते, छोटे बच्चे से बोलो सीटी स्कोर 15 ऐसे, नहीं रहने दो, तो है ना। चलो इधर देखो, क्या पता है तुम्हें कौन सा डे आज, ओके ये तो पता रहता है तुम्हें। एक बार बेटा, खत्म नहीं हुआ मेरा ना, मैं एक बार पढ़ाऊं थोड़ा सा और, ये तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये सारी बात समझ में आ गई है ना, पक्का आसान। अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, उससे तुम्हें बेटर समझ में आएगा ना, किसी को नाराजगी तो नहीं। ठीक है, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही हमने उसकी बॉडी में डाल दिया इंटरफेरॉन, और उसकी बॉडी के सारे सेल में बन गया टीआईपी, उसको जिंदगी में कोई वायरल डिजीज नहीं होगी, सच या गलत। दो गलतियां हैं, पहली गलती, कई वायरस ऐसा मैकेनिज्म बना चुके हैं जिसमें वो इंटरफेरॉन को इवेड कर देते हैं, बच जाते हैं। कोविड भी हो सकता है, अभी रिसर्च नहीं हुआ, एचआईवी भी हो सकता है ना, कैसे हमें नहीं पता। दूसरी दिक्कत पता है क्या, इंटरफेरॉन, मैं ट्राई करूँ, इंटरफेरॉन और टीआईपी दोनों प्रोटीनेशियस है, और बताओ समय के साथ प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं, तो एक बार बना के आप रिलैक्स नहीं हो सकते, वो खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद, है ना। ये तो यहाँ तक क्लियर है, आर यू श्योर। अब तीसरा पॉइंट पढ़ लो, वो मैं समझाता हूँ, जो मैंने थर्ड लिखवाया था ना, पढ़ लिया।
आसान है ना? मैं आपकी हेल्प लूंगा, सही सही हेल्प करना, गलत मत बताना मुझे ना, ठीक है? मुझे बताओ इंटरफेरॉन अगर मैं हॉर्स में बनाऊंगा तो खुद में यूज कर सकता हूँ क्या? हॉर्स में बनाओगे तो हॉर्स में ही काम करेगा, ह्यूमन में काम, क्योंकि स्पीशीज के लिए क्या होते हैं? स्पेसिफिक। पक्का? एक और क्वेश्चन पूछो। फिर कमर्शियल स्केल पे जो इंटरफेरॉन मिलते हैं वो कहाँ से आते हैं? सोचो, थोड़ा सही जा रहे हो? कई लोग बोलते हैं ह्यूमन में बनाते हैं, बेटा अलाउ नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए मैं आपको हिंट देके छोड़ रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। बोलूँ एक बार, जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टॉपिक पढ़ोगे ना, उसमें एक टेक्निक आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना? घबराना नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। उसमें क्या करते हैं, ह्यूमन के सेल में ऐसा जीन जो इंटरफेरॉन बनाता है, बताओ कोई तो जीन होगा, उस जीन को निकाल के यीस्ट इकोलाई में डाल देते हैं। फिर जब वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, जीन एक्सप्रेस होता है, वहां से बनाते हैं ना। तो सुनाई दे रहा है? जैसे इंसुलिन बनाते हैं, तुमने सुना? कोई बात नहीं, तुम्हारे एक्चुअल में इतने बढ़िया रिस्पॉन्स होते हैं, मेरे को लगता है तुम्हें ये भी आता होगा, फिर सडनली तुम नीचे ले आते हो ना। इंसुलिन नाम सुना है? बहुत बढ़िया बात है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ तक जो मैंने बोला वो क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट इधर देखते हैं एक बार, है ना? इन सबको हटा दूं, मुझे वो सेकंड पार्ट समझाना है ना। देखिए इधर, ये मान लो बॉडी की दो सेल है, ये मोटा हो गया से। ये मान लो ए सेल है और ये बी सेल है। अरे दिख रहे हैं? अब इंटरफेरॉन के डिफरेंट टाइप होते हैं ना। ऐसे मान लो ये जो ए सेल है ये बनाता है इंटरफेरॉन अल्फा। क्या बनाता है? इंटरफेरॉन, कुछ भी लिखना मत, पर ये बनाता है इंटरफेरॉन बीटा। मान लिया? अब अपने को सेकंड पार्ट समझना है ना स्टेटमेंट का, तो सुनो, ए से शुरू करते हैं ना। दुनिया का कोई भी वायरस इस ए सेल पे अटैक कर दे, हमेशा इंटरफेरॉन अल्फा ही बनेगा, कभी भी वायरस के अकॉर्डिंग इंटरफेरॉन का नेचर चेंज नहीं हो। तो बताओ वायरस के लिए स्पेसिफिक हुआ या नॉन स्पेसिफिक? जोर से बोलो। अब सेकंड का एग्जांपल ले लो, ये बी सेल क्या बनाता है? बीटा। दुनिया का कोई भी वायरस इस पर अटैक कर दे, हमेशा बीटा ही बनेगा, कभी भी वायरस के अकॉर्डिंग इंटरफेरॉन का नेचर चेंज। तो तीनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तीसरी वाली रिवाइज कर लेते हैं। इंटरफेरॉन स्पीशीज के लिए क्या होते हैं, मगर वायरस के लिए स्पेसिफिक, है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब इसकी हेडिंग समझाता हूँ ताकि एनसीईआरटी तो कवर है। एनसीईआरटी में तो एक लाइन दी हुई है सिर्फ, है ना? बोलू बोलू क्या? मैं लिखता हूँ, तुम भी लिख लो इसकी, है ना? मीनिंग लिख लो इसका। साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब सेल, काइन मतलब टू स्टिमुलेट, और बैरियर को हम मान लेते हैं टू इनहिबिट। ऋषिकेश, आप एक ही चीज बार बार क्यों भेज रहे हो? आपने कितनी बार एंटर मारा है बेटा? 20 बार एंटर किया। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में आएगा, वो भी इस चैप्टर में नहीं आता है। हो गया है बेटा, तूने कितनी 25 बार क्लिक किया है? 31 टाइम्स। बेटा तेरा फॉर्म नंबर नोट करके मैं कॉल करूंगा तेरे को, है ना? चलो इधर देखो, पढ़ना स्टार्ट करें। अरे जो एंटर बेटा, बेटा प्लीज ऐसा मत करो, जो भी ऑनलाइन है एक बार लिख दो, मैं जब भी फ्री होऊंगा देख लूंगा उधर आके ना। या तो तुम्हारा हाथ उसे एंटर पे रखा रह गया होगा मे भी। चलो इधर देखो, पढ़ना स्टार्ट करें। ये तीन नाम इसमें फिट करना है ना, ठीक है? अरे श्योर? नींद तो नहीं आ रही? नीचे जाते जा रहे हो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, एकदम सीधे, है ना? बैठ सकते हो? ओके, नींद उड़ेगी उससे, है ना? सामने देखिए, अपने को तीन वर्ड फिट करने हैं, सेल, टू स्टिमुलेट और टू इनहिबिट। सही बात है? यहाँ शुरू करते हैं ना। ये मैंने मिटा दिया मगर रिज्यूम करना कुछ था। वायरस इन्फेक्टेड सेल ने इंटरफेरॉन बनाया। क्या बनाया? उसने हेल्दी सेल को स्टिमुलेट किया, और हेल्दी सेल ने टीआईपी बनाया, उसने वायरस की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। तो सारे फिट हो गए। तो इंटरफेरॉन ने हेल्दी सेल को क्या किया? स्टिमुलेट। उसने टीआईपी बनाया, उसने वायरस की ग्रोथ को इनहिबिट कर। और एक बात बताओ, मॉड्यूल में इंटरफेरॉन और टीआईपी को दोनों को एंटीवायरल प्रोटीन बोला है, ये तो बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, तो दोनों को बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब हम जो पढ़ेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मॉड्यूल में दे रखा है तो हम छोड़ेंगे नहीं, प्लीज एक बार मॉड्यूल पे आ जाइए ना।
मतलब वो तब पढ़ना जब ये सब पढ़ के एक्स्ट्रा टाइम बचे, समझ गए? वहां पे एक तो देखो अमीनो एसिड का नंबर दे रखा होगा पिछले पेज पे कहीं, मार्क कर लो, दे रखा है तो कोई पूछता नहीं वैसे तो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए, प्लीज कम ऑन नेक्स्ट पेज। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी आ सकते हैं आगे। वहां पे देखो तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक छोड़ो, सीधे नीचे हो। एक तो इंटरफेरॉन अल्फा लिखा हुआ दिख रहा है ना, उस लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और उसके जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है ना, उसको भी अंडरलाइन, इन दोनों लाइन को पढ़ लो एक बार। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नीचे वाली लाइन, क्योंकि वो एनसीईआरटी में कैंसर में गिवन है। एक वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता होगा, प्रोफाइल एक्सिस, किसी को पता है? प्रिवेंशन, प्रोफाइल एक्सिस इज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मीन्स बचाव। ये तो 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ये टॉपिक खत्म करना है मतलब ना, पढ़ लीजिए। बीच में एक वर्ड आया होगा रिग्रेशन, रिग्रेशन मीन्स टू डिक्रीज, की चीज को कम करना। एंड कपोसी सार्कोमा में लिख लो, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर। कपोसी सार्कोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर। रिग्रेशन मतलब टू डिक्रीज, कम होना। चलिए भाई, समझे हम इसको? ओके, प्लीज सामने देखिए, इधर इधर बेटा, थोड़ी देर के लिए सीधे बैठ जाओ, 5 मिनट और बचे हुए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट है ना, कितना पढ़ा दूंगा, 15 मिनट है ना। चलो, जो इंटरफेरॉन होते हैं ना, इंटरफेरॉन, उनके दो यूज है, एक है प्रिवेंशन, एक है ट्रीटमेंट। जो तो डिजीज होने से पहले क्या करते हो? प्रिवेंशन। डिजीज होने के बाद बेटर रोल प्रिवेंशन में है, मैं समझा देता हूँ कैसे है ना। एक सोसाइटी, कोरोना की बात नहीं हो रही पहली बात तो, एक सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, 10 लोग इन्फेक्टेड हो गए, उनको साइड में हटा दो ना। बताओ बचे हुए जो 90 लोग हैं वो अभी तक हेल्दी है, उनको पहले से ही अपन ने क्या किया, इंटरफेरॉन दे दिया, क्योंकि अपने को पता है वायरल डिजीज फैल के ना। ये तो इंटरफेरॉन के सेल में जाके टीआईपी बनाएगा। अगर पहले से टीआईपी बना है तो फ्यूचर में अगर वायरस आ भी गया तो तुम खुद बताओ, डिजीज होने के चांस ज्यादा या कम? तो बताओ, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट? हर केस में इफेक्टिव हो जरूरी नहीं है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो प्रिवेंशन है ना। सेकंड आता है ट्रीटमेंट। तुम खुद बताओ, ट्रीटमेंट में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्या? कुछ ही बोल लो जो मन में है। नहीं होगा, क्यों? आप सोचो, एक व्यक्ति, लिखना मत ये बात है ना, एक व्यक्ति में पहले से कोई वायरल डिजीज हो चुकी है ना, उसका इम्यून सिस्टम इंटरफेरॉन बना रहा है, वो उतना नहीं बना पा रहा तभी तो बीमार हुआ, ये बताओ सही बात ना। वो सोचो, उसकी बॉडी में कुछ तो हेल्दी सेल बचे होंगे, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो दवाइयां तो चल ही रही है, दवाइयों के साथ उसको एडिशनल इंटरफेरॉन और दे दो, तो ये इंटरफेरॉन उसके हेल्दी सेल में जाएगा, टीआईपी बनाएगा। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, पहले के कंपैरिजन में अब वायरस के कॉपी बनने की रेट ज्यादा या कम? बस आप इतनी हेल्प कर सकते हो ना। तो आपने वायरस की कॉपी बनने की रेट को कम कर दिया, साथ में जो दवाइयां हैं उनको एक्ट करने का मौका मिल गया, इम्यून सिस्टम को संभलने का मौका मिल गया ना। तो समझो, तो बस उसकी हेल्प कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉपर ठीक करो गारंटी के साथ, ये जरूरी नहीं है ना। ये लाइन याद रखना, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट बोथ। ओके, अब आता है लास्ट पॉइंट है ना। उस लास्ट पॉइंट को समझने के लिए मेरे को आपकी हेल्प की जरूरत है। इधर देखो, सही सही जवाब देना, मैं जो भी लिखूंगा ना, दोगे? देखते हैं नींदों में कैसे जवाब देते हो। ये क्या है? क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है ना। ये बताओ, इसमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग या वीक? तो इम्यून सिस्टम वीक हो गया ना, ठीक है। एक और बात, अगर इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो बॉडी में पैथोजन के आने के चांसेस बताओ ज्यादा या कम? तो यहां तक तुम नहीं बताया, यहां तक क्लियर है? तो देखो, HIV एड्स कॉज किया, इम्यूनिटी वीक हो गई, उसकी वजह से बॉडी में पैथोजन के आने के चांसेस ज्यादा। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मौका मिल जाता है सबको है ना। अब जो मैं लिखूं पहले समझो, बाद में लिखना है ना। पैथोजन कोई भी आ सकता है, गेट खुला है, कोई भी चोर आ सकता है, हेल्प योर सेल्फ है ना। तो ऐसे में एक पर्टिकुलर पैथोजन, जरूरी नहीं है वो आए, अगर आ गया तो, है ना। तो ऐसे में एक पर्टिकुलर पैथोजन आ गया, क्या नाम है पढ़ो। कोई लोग हर्ब्स बोलते हैं, कोई लोग हर्पीस बोलते हैं, तो हर्पीस बोलते हैं ना। तो ऐसे में वायरस आ गया, हर्पीस वायरस, ठीक है। खुद की जो डिजीज होती है वो तो अलग है, हम बाद में पढ़ेंगे, मगर इस वायरस की खास बात पता है क्या है? बेचारा पहले से परेशान है, इसके क्या हाल होंगे, तो है ना। ये एक टाइप का ऑनको वायरस होता है। कौन को नहीं, ऑनको। ऑनको का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग वायरस, अरे सुनाई दे रहा है? तो बेचारा एड्स से परेशान था, अब देखो क्या लोगे ना।
कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो खुद की डिजीज तो करते ही हैं, साथ में कैंसर भी करते हैं, तो इन वायरस को हम ऑन्को वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हर्पीज वायरस इसी कैटेगरी में आता है। तो इस वायरस की वजह से हर्पीज तो होगा, कुछ लोगों में एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर होगा, उसका नाम क्या है? कपोसी सार्कोमा। पहले बताओ इस सीक्वेंस समझ में आया क्या? अब देखो इस केस में उम्मीदें बहुत ही कम है, व्यक्ति या तो एड्स से मर जाएगा या तो कैंसर से मर जाएगा ना, रिसर्च चलते रहते हैं। तो किसी साइंटिस्ट का मन नहीं लगा, उन्होंने इस व्यक्ति को दे दिया अल्फा इंटरफेरॉन। क्या दे दिया? शायद उन्होंने ये सोच के दिया होगा कि वायरस है तो उसके अगेंस्ट काम करेगा ना। अरे सुन रहे हो, मगर इसने वायरस का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, एक अलग ही चीज हुई। जैसे ही अल्फा इंटरफेरॉन दिया, ट्यूमर का साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। अरे बात समझ में आ रही है? अब तुम बोलोगे कैसे, किसी को नहीं पता, मगर ये एनसीईआरटी को पता है ना। तो जब हम कैंसर पढ़ेंगे, वहां पे एक लाइन लिखी हुई है, पता क्या, जो मैंने आज पढ़ाई थी ना, बॉडी पे जब भी ट्यूमर होता है, इम्यून सिस्टम उसको नेग्लेक्ट करता है, याद है? ऐसे में आप अल्फा इंटरफेरॉन दो, वो इम्यून सिस्टम को जगाता है, भाई उठ जाओ, बॉडी में कैंसर आ गया। और ऐसे में एनके सेल आके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये तो बात समझ में आ रही है? तो ये वहां जाके हमारे काम आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा समझा दिया कि अल्फा इंटरफेरॉन ट्यूमर के अगेंस्ट भी काम करता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा दो, फिर क्लास खत्म। पूछूं? पहला क्वेश्चन इंटरफेरॉन पे कैसा आ सकता है, मतलब थोड़ा टफ टाइप का है ना। 4 डिजीज के नाम होंगे, आपसे पूछेंगे इंटरफेरॉन किसके अगेंस्ट काम करेगा, किसके अगेंस्ट नहीं करेगा। तो अगर वायरल डिजीज है तो, बैक्टीरिया डिजीज है तो, सुनाई दे रहा है? सेकंड क्वेश्चन, अल्फा इंटरफेरॉन क्या करेगा? पहला ऑप्शन होगा इट एक्ट्स अगेंस्ट वायरल इंफेक्शन, तुम उसको टिक करके घर चले गए, पता लगा गलत, क्योंकि सेकंड में ट्यूमर भी दे रखा था। तो बताओ इसका एक्शन बोथ हो जाएगा? तो सिर्फ इस केस में एक्शन दोनों होंगे, अगेंस्ट ट्यूमर एंड वायरस बोथ। तो इसको कहीं साइड में लिख लो, ये आंसर पढ़ेंगे जब काम आएगा ना। बेटा जोर से बोलना। कौन सा? नहीं बेटा, उसका एंटीजन चेंज हो गया ना। एक्चुअल में एंटीजन जो चेंज होता है वो थोड़े टाइम बाद डिटेक्ट करता है, अगर उसने जल्दी डिटेक्ट करवाना है तो ये दे दो, है ना। उसकी इम्यूनिटी तो पहले से वीक है, ये पूछ रहे हो क्या? बेटा एक बात बताओ, किसी भी केमिकल का एक से ज्यादा एक्शन नहीं हो सकता क्या? तो होता है इसका, है ना। डाउट ही आना चाहिए था आपका, सर एड्स में तो इम्यूनिटी पहले ही खत्म है, फिर किसको एक्टिवेट करेगा? तो जितनी बची खुची उसको करेगा, है ना। यहाँ तक लिख लो, हमारे चारों बैरियर्स कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट टाइम इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट वीक से लेक्चर का शेड्यूल थोड़ा चेंज है, आप प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों की छुट्टी, आप जा सकते हो, डाउट पूछना है तो आप बाहर रुक सकते हैं, मैं बाहर बता दूंगा ना। इंटरफेरॉन प्रोटीन होता है, उसमें किसी का भी डीएनए नहीं होता। बेटा डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल में टीआईपी नहीं बनेगा, पहले टीआईपी बनेगा, उसके बाद अगर वायरस आ गया तब की बात है। वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन बनाता है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? फर्स्ट पॉइंट बेटा मॉड्यूल के कौन से पेजेस? बेटा एक बार पेज बता देना, कहाँ तक पढ़ लिया? ये कौन सा है बेटा? 6 तक पढ़ लिया आज। बेटा चिकन पॉक्स के बारे में अपने डॉक्टर से पूछिए। हाँ, कोई डाउट? मैं बाहर मिल जाऊंगा बेटा क्लास के बाद, आ ही रहा हूँ मैं 5 मिनट। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, एक बार बताइए मुझे। ओके, इंटरफेरॉन के मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे। फर्स्ट ये था, इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड इट एक्ट्स ऑन हेल्दी सेल। चलो कोई और डाउट है तो पूछ लो ऑनलाइन में जो भी है। ओके, मैंने ही बताया था कि इम्यूनिटी वीक हुई तो बॉडी में कोई भी पैथोजन आ सकता है, उनमें से एक है हर्पीज वायरस, है ना। तो बॉडी में अगर हर्पीज वायरस आ गया तो खुद की डिजीज तो करेगा, कुछ केसेस में वो कैंसर भी कॉज करता है, और उसकी वजह से जो कैंसर हुआ वो कपोसी सार्कोमा। ऐसे में एक्सपेरिमेंटली जब अल्फा इंटरफेरॉन दिया गया, तो जैसे अल्फा इंटरफेरॉन दिया, उसने एनके सेल को एक्टिवेट किया और उन्होंने ट्यूमर को रिड्यूस कर दिया। बेटा फोन नंबर अगर आपका LN+ एक्टिवेट नहीं हुआ तो मैं दे दूंगा। एक बार ये बता दो, ये क्या होता है? ये क्या बता दूं?
जो बोर्ड पे एक बार रिपीट कर दूं, मैं कर देता हूँ। HIV एड्स कॉज करेगा, उससे इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। बॉडी में कोई भी पैथोजन आ सकता है, उनमें से अगर एक पर्टिकुलर हर्पीज वायरस आ गया तो एक टाइप का ऑन्को वायरस है, खुद की डिजीज तो करता है, साथ में कैंसर कॉज करता है, और इसकी वजह से जो कैंसर है वो कपूसी सार्कोमा। इस केस में अगर अल्फा इंटरफेरॉन दिया, वो ट्यूबर को रिड्यूस करता है। कैसे करता है नहीं पता, मगर एनसीईआरटी में एक हिंट है कैंसर में, ये एनके सेल को एक्टिवेट करता है, वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हैं ना। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म हो गया है क्या बेटा? आगे एक बार फिर से रिपीट होगा, है ना। चलो भाई, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं बता दूंगा सार्कोमा और ये सब, है ना। इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये हम कैंसर में रिपीट करेंगे इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो क्लास एंड करें। आपका LN+ का डाउट सेक्शन 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। डाउट काउंटर, डाउट